आप सब लोगों का स्वागत है हिमाचल प्रदेश के ऊपर आधारित एक स्पेशल सीरीज हिमाचल एक कहानी में। इस सीरीज में हम लोग हिमाचल प्रदेश की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज के वीडियो में जिस डिस्ट्रिक्ट से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश की सबसे प्राचीनतम जगहों में से एक है। इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में एक काफ़ी प्रचलित लाइन है जिसमें कहा गया है कि जिसने कांगड़ा का दुर्ग जीता उसने पहाड़ों को जीता। तो कहीं ना कहीं हम लोग इस लाइन से कांगड़ा की जो इम्पोर्टेंस है, कांगड़ा की जो महत्वता है उसको समझ सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश में जब भी पुरानी रियासतों का जिक्र किया जाता है तो एक ऐसी रियासत जहां से कांगड़ा का ओरिजिन हुआ जिसका नाम था त्रिगार्ता, उसके बारे में हम सब लोगों को पता होना चाहिए। अगर हम लोग त्रिगार्ता की बात करें तो त्रिगार्ता हमारे देश के अंदर मौजूद इंपॉर्टेंट जनपदों में से एक जनपद हुआ करता था। अगर मैं पहाड़ी क्षेत्रों की बात करूं तो यहाँ पे हमें 3 जनपद देखने को मिलते हैं, जिनमें पहला जनपद है उदम्बराज, दूसरा जनपद है कुलुता और तीसरा जनपद है त्रिगार्ता। त्रिगार्ता को हम लोग मॉडर्न कांगड़ा के साथ रिलेट करते हैं। अगर मैं त्रिगार्ता की बात करूं तो उस समय त्रिगार्ता के 3 इंपॉर्टेंट शहर हुआ करते थे, जिनमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो पहले त्रिगार्ता की राजधानी हुआ करता था जिसका नाम था मुल्तान, दूसरा इंपॉर्टेंट शहर था जालंधर और तीसरा इंपॉर्टेंट शहर था नगरकोट। ये नगरकोट वही है जहां पे आज आप लोगों को नगरकोट का किला यानी कि कांगड़ा का किला देखने को मिलता है। अगर हम लोग त्रिगार्ता के संस्थापक की बात करें तो उसके लिए हम लोगों को मार्कंड पुराण में एक अध्याय है उसके बारे में पता होना चाहिए। मार्कंड पुराण में एक युद्ध का वर्णन किया गया है जहां पे माता अंबिका के द्वारा रक्तबीज राक्षस का वध किया गया। जब माता अंबिका रक्तबीज राक्षस का वध करने का प्रयत्न कर रही थी तो उस समय रक्तबीज के शरीर से निकली हुई हर एक बूंद एक नया रक्तबीज पैदा कर रही थी। माता अंबिका को रक्तबीज को मारने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। उसी समय माता अंबिका के माथे से पसीने की एक बूंद भूमि के ऊपर, जमीन के ऊपर गिरती है और वहां से उत्पत्ति होती है भूमि चंद की। ये भूमि चंद इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि भूमि से इनकी उत्पत्ति हुई और साथ में ये चंद्रवंशी राजपूत थे, यही कारण था इनको भूमि चंद कहा जाता था। जब भूमि चंद पैदा हुए माता के पसीने से, उसके बाद भूमि चंद ने रक्तबीज को मारने में माता अंबिका की मदद की। माता अंबिका ने खुश होकर 3 नदियों के बीच की जो जमीन थी, जिनमें 3 नदियां थी, सतलुज, ब्यास और रावी, वो तीनों की तीनों नदियां जो है उनके बीच का जो जमीन है वो भूमि चंद को दे दिया और इस तरीके से 3 नदियों का जो एरिया है उससे उत्पत्ति हुई त्रिगार्ता जनपद की। तो भूमि चंद के जो वंशज हैं उनको कटोच के नाम से जाना जाता है। और जब भूमि चंद पैदा हुए उनकी बर्थ सेरेमनी ऋषि कश्यप जी के द्वारा परफॉर्म की गई। यही कारण है कि जो कटोच शासक या कटोच आज भी आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलते हैं, उनका गोत्र वो है कश्यप। तो अभी कुछ समय पहले मैं आप सब लोगों को त्रिगार्ता के बारे में बता रहा था कि किस तरह से 3 नदियों के बीच का जो एरिया है उसने त्रिगार्ता की फॉर्मेशन की। इसके साथ साथ जब हम लोग त्रिगार्ता का जिक्र करते हैं तो त्रिगार्ता के 234वें नंबर के राजा सुशर्मा चंद का नाम सबसे पहले आता है। सुशर्मा चंद वो हैं जो महाभारत के काल में हमें देखने को मिलते हैं। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था पांडवों और कौरवों के बीच में तो सुशर्मा चंद कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। जैसे ही कौरवों की हार होती है महाभारत के युद्ध में तो सुशर्मा चंद मुल्तान को छोड़ के नगरकोट में पहुंचते हैं और वहां पे किले का निर्माण किया जाता है। इस तरह से हम लोग जो कांगड़ा का किला, जिसको सबसे प्राचीनतम किलों में से एक कंसीडर किया जाता है, उसके जो संस्थापक थे उनका नाम था सुशर्मा चंद। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो कांगड़ा नाम है ये किस तरह से पड़ा। अगर मैं पद्म पुराण का जिक्र करूं तो पद्म पुराण में एक कहानी का वर्णन किया गया है जिसमें बताया गया कि किस तरीके से लॉर्ड शिवा के द्वारा जालंधर राक्षस का वध किया गया। जब जालंधर राक्षस का वध हुआ तो जिस जगह के ऊपर उनके कान गिरे उन्हीं कान की जगह के ऊपर आप लोगों को कांगड़ा का या नगरकोट के किले का निर्माण होता हुआ देखने को मिला। यही कारण है कानगढ़, कान जो है वो बेसिकली ईयर को कहा जाता है और गढ़ जो है वो आपको दुर्ग को कहा जाता है। तो कान के ऊपर बना हुआ जो दुर्ग है वहां से कानगढ़ और अल्टीमेटली कांगड़ा का नाम प्रचलित हुआ। जब हम लोग कांगड़ा के इतिहास को पढ़ते हैं तो अलग अलग जो राइटर्स हैं उनके द्वारा कांगड़ा के नाम के पीछे की अलग अलग कहानियां बताई गई। कुछ लोगों के द्वारा कांगड़ा को भीमकोट कहा गया,
कुछ के द्वारा कांगड़ा को भीमनगर कहा गया। जैसे अगर हम लोग फरिश्ता की राइटिंग को जब देखते हैं तो फरिश्ता के द्वारा जो कांगड़ा है उसको भीमकोट के नाम से पुकारा गया। सिमिलरली एक उतबी के द्वारा तारीख यामिनी किताब लिखी गई, वहाँ पे कांगड़ा यानी इसी एरिया का जिक्र किया गया और उसको पुकारा गया भीमनगर के नाम से। इसी तरह से जब वीएस अग्रवाल की किताबों को पढ़ा जाता है तो वीएस अग्रवाल जो कांगड़ा के नाम का रीज़न देते हैं वो देते हैं कि ये कांगड़ा जो है ये एक कनक ट्राइब के नाम पे इसका नाम पड़ा और कनक ट्राइब आई थी सेंट्रल एशियन रीजन से। आज की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे एक जगह थी जिसका नाम था सुगद, और सुगद जो है आज का जो मॉडर्न तजिकिस्तान है वहाँ पे देखने को मिलती है। तो उसी कनक ट्राइब के नाम पे जो है वो कांगड़ा का नाम पड़ा। तो इस तरह से कांगड़ा के पीछे अलग अलग कहानियां जो है वो हम लोगों को देखने को मिलती हैं। टॉलमी के द्वारा एक किताब लिखी गई। टॉलमी जो है वो ग्रीक स्कॉलर थे। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट यहाँ पे आए तो उसी समय की कहानी का चित्रण जो है वो टॉलमी के द्वारा किया गया। और टॉलमी ने ये भी कहा कि किस तरीके से जो अलेक्जेंडर द ग्रेट हैं उनको कांगड़ा के ही एक राजा जिनका नाम परमाचंद हुआ करता था, जिनको पोरस भी कहा जाता था, उनके द्वारा हराया गया। हालांकि ये जो पोरस की कहानी या परमाचंद की कहानी है, जो कांगड़ा के राजा की कहानी जिसका वर्णन मैं अभी कर रहा हूँ, इसको काफ़ी हिस्टोरियन जो हैं वो सही नहीं ठहराते हैं। इसके साथ साथ टॉलमी के द्वारा ये वाला जो एरिया है उसको कैलेंड्रीन के नाम से भी जाना गया। इसके साथ साथ कुछ जगहों के ऊपर कांगड़ा को सुशर्मापुरा के नाम से भी जाना जाता है। सुशर्मापुरा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सुशर्माचंद जिनकी कहानी का चित्रण मैं थोड़ी देर पहले ही कर रहा था, उनके द्वारा इसकी फाउंडेशन की गई। सुशर्माचंद जो हैं वो कांगड़ा रियासत के 234वें नंबर के राजा हैं। और ये जो कहानियां हमें देखने को मिलती हैं, ये जो नंबर हमें देखने को मिलता है, ये जो कांगड़ा की वंशावली है उसमें पहले राजा भूमिचंद और उसके बाद 234वें राजा सुशर्माचंद का जिक्र किया गया है, जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग कांगड़ा के अंदर मौजूद ब्रजेश्वरी देवी टेम्पल की बात करें, जो 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ हमारे देश में इसकी काफ़ी इम्पॉर्टेंस है, तो इतिहास में बहुत सारे लोग ब्रजेश्वरी देवी टेम्पल के लिए काफ़ी सोना, हीरे, जवाहरात भेजा करते थे। तो ऐसा माना जाता है कि एक ऐसा समय था जब ब्रजेश्वरी देवी टेम्पल के आसपास और कांगड़ा के किले के आसपास 21 सीक्रेट ट्रेजरर वेल हुआ करते थे, यानी कि 21 बड़े बड़े कुएं हुआ करते थे जिनकी गहराई 4 मीटर की थी और उसके साथ साथ 2.5 मीटर उनकी विड्थनेस हुआ करती थी। फरिश्ता के द्वारा एक किताब लिखी गई, तारीख फरिश्ता 1612 ईस्वी में, जिसमें बताया गया कि किस तरह से जो कांगड़ा का किला है उसके आसपास कम से कम 7 लाख के आसपास जब वो गोल्डन दिनार मिले और उसके अलावा बहुत सारा भारी मात्रा में गोल्ड, सिल्वर प्लेट्स और उसके साथ साथ हीरे, जवाहरात भी मिले। यही कारण था कि हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और कांगड़ा के इतिहास को पढ़ेंगे तो बहुत सारे फॉरेन इन्वेजन्स जो हैं हम लोगों को कांगड़ा के किले के ऊपर देखने को मिलेंगे, और जिनमें सबसे पहला इन्वेजन हमें महमूद ऑफ गजनवी के रूप में देखने को मिलेगा, जो कांगड़ा के किले के साथ साथ जो आसपास के हीरे जवाहरात थे उनको भी लूटेगा। तो कांगड़ा के बारे में थोड़ी सी जानकारी को इकट्ठा करने के बाद हम लोग ये देख लेते हैं कि जो कांगड़ा का इतिहास है, जो अभी थोड़ा सा हमने पढ़ा या आने वाले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। अगर मैं कांगड़ा की बात करूंगा या इन जनरल इतिहास की बात करूंगा तो इतिहास 2 सोर्सेज के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट होता है, जिसमें सबसे पहला सोर्स है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, यानी कि जब हम धरती की खुदाई करते हैं तो वहाँ से मिले हुए अवशेषों को स्टडी करके हम लोग इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। वो अवशेष किसी मूर्ति की फॉर्म में हो सकते हैं, वो अवशेष किसी सिक्के, किसी क्वाइन की फॉर्म में हो सकते हैं। और जो दूसरा महत्वपूर्ण सोर्स रहता है इतिहास को जानने के लिए वो होता है लिटरेरी सोर्सेज, यानी कि जो किताबें हैं, जो लिटरेचर एंशिएंट टाइम पीरियड पे लिखा गया, वहाँ से भी हम लोग इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। और जब हम लोग कांगड़ा के इतिहास की बात करेंगे तो कांगड़ा के इतिहास को जानने में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के साथ साथ जो लिटरेरी सोर्सेज हैं उनका भी काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के इतिहास को जानने के लिए आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस का जब हम लोग जिक्र करते हैं तो वहाँ पे 2 आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की काफ़ी महत्वता है, जिनमें सबसे पहले हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलने वाली कुल्हाड़ियाँ, जो लाहौर और उसके साथ साथ नंदरौल नामक जगह के ऊपर मिलेगी। इनके जो एक्सकवेटर थे उनका नाम था जीसी महापात्रा। जीसी महापात्रा के द्वारा लाहौर नामक जगह के ऊपर 52 पत्थर की बनी हुई कुल्हाड़ियों को एक्सकवेट किया गया, उनको खंगाला गया, उनको खुदाई से बाहर निकाला गया। और उसके बाद ये चीज़ ऑब्जर्व की गई कि कांगड़ा में हज़ारों सालों से मनुष्य रह रहा है और स्टोन एज के जो एविडेंसेस हैं वो भी हमें हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलते हैं।
इसके साथ साथ जो दूसरा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और उसका जिक्र मैं थोड़ी देर पहले भी कर रहा था कि किस तरह से हम लोगों को हिमाचल प्रदेश के अंदर जो पहाड़ी एरियाज़ हैं वहाँ पे अलग अलग जनपद देखने को मिल रहे थे, जिनमें एक जनपद जिसका बड़ा इंपॉर्टेंट था, जिसका नाम था ओदंबराज, दूसरा था कुनिंदास, तीसरा था कुलुता, चौथा था त्रिगार्ता। तो काफ़ी कुनिंदास के, ओदंबराज के, त्रिगार्तास के जो सिक्के थे, जो क्वाइंस थे, उनके भी अवशेष जो हैं वो कांगड़ा में देखने को मिलते हैं। जैसे अगर मैं ओदंबराज की बात करता हूं तो पूरे हिमाचल में ओदंबरा के 360 सिक्के पाए गए, जिनमें से 103 सिक्के जो हैं वो कांगड़ा के अंदर ही मौजूद त्रिपाल और ज्वालामुखी नामक जगहों के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये बताता है कि इन एरियाज़ में जो ओदंबराज हैं उनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट या तो रिलेशन था या तो कंट्रोल था। सिमिलरली कांगड़ा में ही हम लोगों को एक कनिहारा नामक जगह है जहाँ पे हमें कुशनाज के या कुशन रूलर्स के जो 4 सिक्के हैं वो देखने को मिले, जो ये बता रहा है कि हिमाचल प्रदेश या कांगड़ा के साथ जब कुशन रूल किया कर रहे थे दिल्ली वाले एरिया में तो उनके भी रिलेशन देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो अलग अलग आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, इन एविडेंसेस की सहायता से हम लोग ये जान रहे हैं कि जो कांगड़ा का इतिहास है, ये जो कांगड़ा के राजाओं का रिलेशन है, या इस एरिया में कौन कौन से किंगडम हुआ करते थे, या ये एरिया में कितने समय से लोग मौजूद हैं। तो अब अगर हम लोग कांगड़ा के लिटरेरी सोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे अलग अलग लिटरेरी सोर्सेज हमें कांगड़ा के इतिहास के बारे में देखने को मिलते हैं, जिनमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है जो हमारे एंशियंट टेक्स्ट हैं, जिनका जिक्र मैं थोड़ी देर पहले भी कर चुका हूँ, जहाँ पे मार्कंडेय पुराण से रिलेटेड कहानी मैंने आपको बताई थी कि किस तरह से जो है वो भूमिचंद का बर्थ हुआ था, जिसकी कहानी रक्तबीज और माता अंबिका की स्टोरी होपफुली आप लोगों को याद होगी। इसके साथ साथ महाभारत में भी त्रिगार्ता का जिक्र किया गया। तो महाभारत है, पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, पद्म पुराण है, ब्रह्मांड पुराण है, यहाँ पे त्रिगार्ता का जब जिक्र किया गया तो वहाँ से कहीं ना कहीं हम लोगों को त्रिगार्ता से रिलेटेड जो कहानियाँ हैं उनके बारे में पता चला। तो ये तो हमारा सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट हुआ। दूसरा, हर एक जो राज्य है वहाँ पे वंशावली रखी जाती थी। वंशावली का मतलब है जहाँ पे कौन राजा का जो परिवार है या एक राजा को दूसरे राजा के द्वारा जो रिप्लेस किया गया और उनके जो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है उनके बारे में जिक्र किया जाता था। जो कांगड़ा की वंशावली है वहाँ से भी हम लोगों को कांगड़ा के इतिहास के बारे में काफ़ी पता चलता है। तीसरा है एक पाणिनि, जिनका जो संस्कृत ग्रामर के ऊपर जिनके द्वारा काम किया गया और काफ़ी फेमस है इंडियन हिस्ट्री के अंदर। उनके द्वारा एक किताब लिखी गई, उस किताब में इन्होंने कांगड़ा का जिक्र किया और कांगड़ा को नाम दिया अयोध्यजीवी संघा, यानी कि एक ऐसा संघ जहां पे वॉरियर देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ पाणिनि की जो किताब है वहां पे ये कहा गया कि पूरे का पूरा जो त्रिगार्ता था वो बेसिकली 6 अलग अलग लोगों के द्वारा उसको रूल किया जा रहा था, एक कन्फेडरेशन के रूप में। कन्फेडरेशन का मतलब क्या रहता है, जहाँ पे 5-6 लोग मिलके एक राज्य को चलाते हैं। क्योंकि जब हम लोग इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास में जो जनपदाज हैं वो 2 तरीके से हमें देखने को मिलते हैं। एक वो जनपद जो एक ही राजा के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया जिसको हम लोग मोनार्की कहते हैं, और दूसरा वो जनपद जो अलग अलग छोटे छोटे किंगडम्स खुद ब खुद एक दूसरे के साथ इकट्ठे हुए और उन्होंने कॉन्फेडरेशन बनाई। और यही तरह की कॉन्फेडरेशन, ऐसी तरह की कॉन्फेडरेशन जो है वो हम लोगों को हिमाचल प्रदेश के त्रिगार्ता नामक किंगडम या जनपद में देखने को मिलती है। ये जो 6 अलग अलग कॉन्फेडरेशन हुआ करते थे, इनके जो हेड थे उनमें पहले थे जानकी, दूसरे का नाम था ब्रह्मगुप्ता, तीसरे का नाम था जलमणि, चौथे का नाम था रोशक्ति, 5वें का नाम था दंडकी और 6ठे का नाम था कौंदो पार्था। तो ये 6 लोग थे जो कहीं ना कहीं कांगड़ा को चलाया करते थे। लेकिन इनका जब हम लोग प्रॉपर ज्योग्राफी या प्रॉपर इतिहास में इनको ढूंढने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादा हमें ये देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन जब पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी लिखी गई तो वहाँ पे इनका जिक्र किया गया। तो पाणिनि के बाद जो अगले लिटरेरी सोर्स हमें देखने को मिलते हैं वो हैं टॉलमी के। तो टॉलमी के बारे में थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि किस तरह से टॉलमी के द्वारा ये जिक्र किया गया कि यहाँ के जो परमानंद चंद हैं उनके द्वारा अलेक्जेंडर द ग्रेट को हराया गया, और परमानंद चंद जो है उनको पोरस के साथ रिलेट किया जाता है। इसके साथ साथ टॉलमी इस स्पेसिफिक एरिया को कैलेंडरीन के नाम से मेंशन करता है। अगला जो सोर्स जो काफ़ी महत्वपूर्ण है वो है ह्यूनसांग से रिलेटेड। ह्यूनसांग की बात या ह्यूनसांग के बारे में आप लोगों को पता होगा। ह्यूनसांग जो है वो एक चाइनीज़ ट्रेवलर थे जो बुद्धिज़्म के बारे में जानने के लिए हिंदुस्तान की यात्रा पे आए हुए थे। तो जब ह्यूनसांग यहाँ पे पहुँचते हैं तो ह्यूनसांग जो है वो त्रिगार्ता से भी गुजरते हैं और त्रिगार्ता के बारे में लिखते हैं। उस समय ये लिखते हैं कि जब ह्यूनसांग वहाँ से गुजर रहे थे तो कांगड़ा के राजा का नाम हुआ करता था उतितो।
हालांकि इस तरह का नाम जो है वो हम लोगों को हिमाचल प्रदेश या कांगड़ा के इतिहास में देखने को नहीं मिलता है। तो जब अलेक्जेंडर कनिंघम ह्यून सांग की जो बुक है उसको स्टडी कर रहे थे, तब उन्होंने लिंक किया कि शायद उस समय ये जो उतितो नाम रेफर किया गया है ह्यून सांग के द्वारा, उनका जो रियल नाम था वो था आदमचंद। तो हम ऐसा मानते हैं कि जब ह्यून सांग जो हैं वो त्रिगार्ता से गुजरेंगे उस समय त्रिगार्ता के राजा होंगे आदमचंद। तो अगला सोर्स जो कांगड़ा के इतिहास के बारे में हमें कुछ जानकारी देता है वो है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी लिखा गया कल्हान के द्वारा। हालांकि राजतरंगिणी कश्मीर के राजाओं के बारे में लिखा गया था, लेकिन फिर भी कश्मीर और त्रिगार्ता के रिलेशन हमें इतिहास में देखने को मिलते हैं। यही कारण है वहाँ पे त्रिगार्ता यानी कि कांगड़ा के जो राजा हैं उनका भी जिक्र किया गया। तो कल्हान यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट राजाओं की बात करता है जिनका रिलेशन, या 4 कश्मीर के इंपॉर्टेंट राजाओं की बात करता है जिनका रिलेशन त्रिगार्ता के साथ था, जिनमें सबसे पहले राजा थे श्रेष्ठ सेन। श्रेष्ठ सेन त्रिगार्ता के ऊपर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करना चाहते थे, लेकिन वो अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। दूसरे इंपॉर्टेंट राजा प्रवर सेन। प्रवर सेन कांगड़ा के ऊपर, त्रिगार्ता के ऊपर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करने में सक्सेसफुल होते हैं। तीसरे शंकर बर्मन। शंकर बर्मन जो हैं वो गुर्जरा प्रतिहारा के ऊपर अटैक करने जा रहे होते हैं। तो वहाँ पे राजतरंगिणी में लिखा गया कि जो त्रिगार्ता का राजा पृथ्वी चंद्र हुआ करता था या पृथ्वी चंद हुआ करता था, वो गुर्जरा प्रतिहारा की सपोर्ट करेगा अगेंस्ट शंकर वर्मन। और चौथे जो इंपॉर्टेंट राजा जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि इनके बीच के जो रिलेशन है वो काफ़ी बेटर हो जाते हैं, उनका नाम था अनंत देवा। तो अब हम लोग अंतिम में बात करते हैं उन यूरोपियन ट्रेवलर्स के बारे में जो कांगड़ा पहुंचे और उन्होंने कांगड़ा के इतिहास के बारे में हमें काफ़ी कुछ बताया, जिनमें सबसे पहले हैं थॉमस कोरियाट। थॉमस कोरियाट 1615 में हम लोगों को कांगड़ा में आते हुए देखने को मिलेंगे। और थॉमस कोरियाट जो हैं वो ये मेंशन करेंगे कि किस तरीके से जो कांगड़ा टेम्पल है वहाँ पे किसी की जो कटी हुई जीभ है वो फिर से रीग्रो हो जाती है, यानी फिर से वापस आ जाती है। दूसरे जिनके बारे में हम लोग मेंशन करेंगे, दूसरे यूरोपियन ट्रैवलर, उनका नाम था जीन दे थेवेनॉट, जो 1666 में कांगड़ा के यात्रा के ऊपर आएंगे, जहाँ पे वो ज्वाला जी और कांगड़ा देवी के बारे में लिखेंगे। तीसरे हैं फॉस्टर, जो 1783 में कांगड़ा में पहुंचेंगे, ये कांगड़ा की हिल्स से क्रॉस कर जाते हैं, ये कांगड़ा के किले पे नहीं पहुंचते हैं। अगले हैं विलियम मूरक्राफ्ट, जो 1822 में, उस समय संसार चंद राजा हुआ करता था, वो कांगड़ा से गुजरते हैं क्योंकि संसार चंद उस समय कांगड़ा के किले पे नहीं था, यही कारण था, ये सुजानपुर से होते ही वहाँ वापस चले जाते हैं। अगले हैं विगन, जो 1835, और लास्ट हैं बांस, जो 1852 में कांगड़ा पहुँचते हैं और वो कहते हैं नो सीनरी इन माई ओपिनियन प्रेजेंट सच ए सब्लाइम एंड डिलाइटफुल कॉन्ट्रास्ट। तो इस तरह से काफ़ी यूरोपियन ट्रैवलर का भी कॉन्ट्रीब्यूशन हम लोगों को कांगड़ा के इतिहास को जानने में देखने को मिलता है। तो ये था कांगड़ा के इतिहास के अलग अलग सोर्सेस जहाँ से हम लोगों को कांगड़ा के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा वहाँ पे हम लोग कांगड़ा के जो महत्वपूर्ण राजा हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ आज का जो वीडियो है उसको हम लोग ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते शाम को 8 बजे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।